आप सभी बच्चों का बृहद मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी बच्चे ठीक से बैठ जाए, 1 मिनट के लिए ठीक से बैठे। हम अपना कंसंट्रेशन के लिए 2 मिनट, 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सभी बच्चे आंखें बंद कर ले अपनी। यहाँ से दिख रहा है मुझे, सभी बच्चे आंखें बंद कर दे और अपने श्वास की तरफ, नोज की तरफ ध्यान लेके जाओ। कैसे सांस ऊपर जाती है, कैसे निकलती है शरीर से नाक द्वारा। ये अनुभव करें 1 मिनट के लिए। हमें अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, तो 1 मिनट के लिए हमें करना है। बहुत अच्छा लगेगा, सभी करेंगे। खोलिए आंखें। अच्छा लगा? आज हम हिंदी विषय में निबंध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम हमेशा, आप लोग हर कक्षा में निबंध लिखते होंगे, अंग्रेजी हो, हिंदी हो या मराठी विषय हो। भाषा में सभी निबंध को लिखते ही है, लेकिन निबंध में हमें यह देखना है कि निबंध का अर्थ क्या है। हाँ, निबंध क्यों लिखते हैं और ये हम पहले से छोटे वर्ग से क्यों शुरुआत करते हैं। हर भाषा में परीक्षा में निबंध को क्यों महत्व देते हैं। यहाँ सोचते होंगे, जब हम निबंध लेखन करते हैं तब कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहले हम निबंध का अर्थ जानेंगे, उसके बाद निबंध का महत्व क्यों है वह भी जानेंगे, और निबंध लेखन करते समय आवश्यक कौन सी बातों पर हमें बच्चों को ध्यान रखना है, यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम निबंध का अर्थ, निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो निबंध का अर्थ क्या है? निबंध का अर्थ देखो, हम लिखते हैं लेकिन हमने कभी सोचा नहीं होगा कि निबंध का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना। हाँ, कोई भी विषय हो जिस पर हम अपने विचारों और अपने अनुभव को व्यवस्थित रूप में लिख सके, जो अपनी रचना हो, जो लिखते हैं उसे रचना कहते हैं। इसीलिए निबंध का अर्थ कहा है कि किसी भी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना। निबंध द्वारा हम अपने विचारों, भावों तथा सुझावों का संयमित यानी कि निश्चित शब्द सीमा में प्रभावशाली भाषा एवं तथ्यों की सहायता से प्रकट करते हैं। निबंध के विषय अनंत हो सकते हैं,
यानी कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध से क्या होते हैं, हम अपने विचारों को, हमारे मन में जो भाव है, हाँ, हमारे जो सुझाव है और हमारी जो शब्द सीमाएं हैं, उसे प्रभावशाली भाषा में और तथ्यों की सहायता से हम उसे प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चे बताएंगे निबंध का अर्थ क्या है? कौन बताएगा निबंध का अर्थ? निबंध का अर्थ है अपने विचारों को बताना। हाँ, अपने विचारों को, बहुत बढ़िया बेटा। एवं अपने विचारों को बताना या लिखना। अपने विचार तो अपने पास रहते हैं, लेकिन हम विचार को क्या करेंगे? विचार को क्या करेंगे? लेखन द्वारा द्वारा क्या करेंगे? लेखन निबंध द्वारा भेजेंगे। हाँ, निबंध द्वारा लिखेंगे, मतलब किसी विषय पर अपने विचारों और अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख। लेख मतलब लिखना, है ना? तो इसे हम निबंध कहेंगे। बहुत अच्छे बेटे। अब हम जानेंगे निबंध का महत्व। निबंध का महत्व क्या है? निबंध का महत्व क्यों है? यह हमेशा प्रश्न पड़ता होगा कि क्यों निबंध लिखा जाता है, हमें क्या जरूरत है? और हर परीक्षा में देखिए आप, निबंध आता ही है ना? तो हम जानेंगे कि निबंध का महत्व क्या है। निबंध लिखने से, देखो क्या लिखा हुआ है, निबंध लेखन से निबंध लिखने वालों की निरीक्षण शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों का विकास होता है। अपने अनुभव की बातों को क्रमबद्ध लिखने की आदत हो जाती है। वैसे हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए एक ही विषय पर हम अलग अलग प्रकारों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। देखो क्या कहा है कि निबंध से कौन सी शक्ति विकसित होती है? तो निरीक्षण शक्ति, हाँ, ऑब्जर्वेशन पावर, हाँ, और क्या है? स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर, जो हम बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। निबंध ये बहुत ही जरूरी है। और क्या है? अपनी जो भी अनुभव की बातें हैं, उसे हम क्रमबद्ध लिखने की आदत होती है, तो हम अपनी अभिव्यक्ति किसी भी विषय में कर सकते हैं। अच्छा, अभी प्रश्न पूछ रही हूँ, बताइए निबंध लेखन से कौन सी शक्तियों का विकास होता है? कौन बताएगा? टीचर, निबंध लेखन से हमें ये होता है कि कोई भी विषय पे हम लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी दो शक्तियों का विकास होता है जो हम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वो कौन सी शक्तियां है? देखो लिखा हुआ भी है और बताया भी है। अपनी अनुभव की बातों को क्रमबद्ध लिखने की आदत हो जाती है। देखो अभी मैं फिर से देखो कैसे बता रही हूँ। ये कौन सी शक्ति है? पहले जो दिखाया हुआ है, एरो किया है, दिखो एरो को, ये कौन सी शक्ति है? निरीक्षण शक्ति। हाँ, इंग्लिश में उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और दूसरी कौन सी शक्ति है? स्मरण शक्ति। स्मरण। स्मरण यानी याद करने की शक्ति। हाँ, तो निबंध लिखने से कौन सी शक्तियों का विकास होता है? फिर से बताइए। निरीक्षण शक्ति और स्मरण। हाँ, स्मरण शक्ति। फिर से बोलो बेटा, बहुत बढ़िया। निरीक्षण शक्ति और स्मरण शक्ति। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छे से उत्तर दिया बेटा। निबंध में आवश्यक बातों पर, कौन सी आवश्यक बातों पर हमें ध्यान देना है, यह भी जानना जरूरी है हम बच्चों को, है ना? हम निबंध लिखते हैं तो हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना है। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए।
जो भाषा है वो एकदम सरल, कोई भी समझ सके, स्पष्ट, कोई भी पढ़े तो उन्हें समझ आए, अरे वाह, और प्रभावशाली, जो भी वाक्य पढ़े तो उन्हें अच्छा लगे, प्रभाव होना चाहिए। दूसरा है निबंध में लिखे वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े वाक्यों में हमें निबंध नहीं लिखना है, निबंध हमें छोटे छोटे वाक्यों में लिखना है। हाँ, निबंध लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ ले, ताकि यदि लिखते समय कोई बात छूट गई हो तो वह फिर से लिखी जा सके। हाँ, जब भी निबंध लिख लेते हैं तो उसके बाद उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हमें लगे अरे ये बात तो मैंने लिखी ही नहीं, तो वो बात हम फिर लिख सकते हैं। अच्छा, प्रश्न में एक पूछूंगी इसमें, निबंध कैसा होना चाहिए, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? हाँ बोलिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। अब मैं कुछ पंक्तियां अभी पढ़ूंगी, तो ये पंक्तियों के मैं पढ़ने वाली हूँ। देखो, तो इसमें मुझे आपको बताना है कि यह कौन से महान व्यक्ति, महान पुरुष के बारे में लिखी गई बातें हैं। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, सुनो। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। फिर से पढ़ती हूँ, सुनो। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये किसके बारे में कहा गया है? महात्मा गांधी। बहुत अच्छा, ये किसके बारे में कहा गया है? महात्मा गांधी जी के बारे में कहा गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम महात्मा गांधी जी के विषय पर निबंध लेखन देखेंगे। देखिएगा महात्मा गांधी जी को। सबसे पहले हमें महात्मा गांधी जी की भूमिका, प्रस्तावना देखनी है कि प्रस्तावना में हम महात्मा गांधी जी के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संसार के महान पुरुष थे। वे आज के इस युग की महान विभूति थे। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के अनन्य पुजारी थे और अहिंसा के प्रयोग से उन्होंने सालों से गुलाम भारतवर्ष को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाया था। विश्व में यह एकमात्र उदाहरण है कि गांधी जी के सत्याग्रह के समक्ष अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। देखो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हाँ, जो भारत देश में ही नहीं लेकिन पूरे संसार में महान पुरुष थे। उन्होंने अपने भारत देश में तो उनको सम्मान प्राप्त है, उन्हें महान नेता के रूप में मानते हैं, लेकिन विदेश में उन्होंने क्या कार्य किया? तो विदेश में जब वह अफ्रीका गए, इंग्लैंड गए, तो वहां ज्यादातर अफ्रीका में रहे, तो अफ्रीका में रंग भेद था। रंग भेद के कारण उन्होंने बहुत ही श्वेत वर्ण और अश्वेत, ऐसे दो रंग भेद थे। मतलब कोई श्वेत व्यक्ति अश्वेत यानी काले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते थे, उनके प्रति तिरस्कार की भावना थी। तो यहाँ जब गांधी जी अफ्रीका में थे, तो दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया। हाँ, एवं विश्व शांति के प्रति भी गांधी जी ने महत्व दिया। गांधी जी ने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाया। गांधी जी बैरिस्टर थे, हाँ, सच्चाई के रास्ते पर चलते थे और ना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सालों से गुलाम भारत देश को परतंत्रता से अर्थात स्वतंत्रता दिलाई थी। उनके पहले देखिए, झांसी की रानी, मंगल
पांडे, आपने पढ़ा भी होगा। हाँ, उन्होंने अंग्रेज सरकार को निकालने के लिए हुकूमत का विरोध किया, लेकिन उस समय वह सफल नहीं हो पाए। लेकिन गांधी जी, हाँ, गांधी जी के समय में भी लोकमान्य तिलक आदि अनेक बड़े नेता थे, लेकिन मुक्त करने का प्रयत्न कई नेताओं ने किया, लेकिन गांधी जी एकमात्र ऐसे महान आत्मा थी जिसने सत्याग्रह के साथ अंग्रेजों का सामना किया और उनका मस्तक झुकाया। हाँ, अंग्रेजों को झुका दिया उन्होंने, उनके मस्तक को झुकाया, अर्थात उन्होंने अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई। देखो, प्रश्न पूछती हूँ, महात्मा गांधी जी किसके पुजारी थे? उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था? महात्मा गांधी जी मिस, पुजारी थे। हाँ, महात्मा गांधी ने अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना। हाँ, रास्ता सुनिया, सत्याग्रह के साथ। और उन्होंने किसके पुजारी थे? और अहिंसा। हाँ, कि हिंसा करनी नहीं है। देखो, स्वतंत्रता के लिए ज्यादातर हिंसा होती है ना? कई देशों में आज भी देख लो कितनी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन गांधी जी उसके विरोध में थे कि अहिंसा का मार्ग हमें अपनाना नहीं है, हमें नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए, सत्य और अहिंसा के। इसीलिए वह अनन्य पुजारी थे। बहुत बढ़िया बेटा। गांधी जी का जन्म, अब हम जानेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ी जिले में स्थित पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। देखिए, ये बचपन के गांधी जी के चित्र देखिए कैसे है, कैसे दिखते थे गांधी जी जब छोटे थे, युवा अवस्था में। और यहाँ पे गांधी जी के पिता का चित्र करमचंद गांधी जी का है और माता का चित्र पुतली बाई का है, जिनका बहुत गांधी जी के जीवन में बहुत ही प्रेरित रहे हैं उनकी माता पुतली बाई। अब इसमें बताइए, अभी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हम हर साल मनाते हैं 2 अक्टूबर। हाँ, और कहाँ 2 अक्टूबर को हुआ था? कौन से साल में हुआ था? 1869। हाँ, 1869 तो आपने अंग्रेजी अंक में कहा, इसे हिंदी में कहते हैं 1869। क्या कहेंगे? गांधी जी का जन्म। 1869। हाँ, अभी फिर से आप बताइए, पूरा वाक्य में बताइए, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। हाँ, लेकिन कहाँ? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में कहाँ पे? पोरबंदर में नामक स्थान पर हुआ था। अच्छा, गांधी जी के माता पिता के बारे नाम बताइए। गांधी जी के माता पिता का नाम बताइए। पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था? पिता का नाम करमचंद गांधी हाँ, और उनके माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे।
अभी गांधी जी का विवाह पढ़ते हैं। गांधी जी जब 13 साल की उम्र के थे और स्कूल में पढ़ते थे, तब उनका विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा देवी जी से हुआ था। ये उनके जो धर्म पत्नी कस्तूरबा है, उन्होंने अंत तक गांधी जी के साथ रही, उनको सपोर्ट किया। हाँ, उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमेशा आप देखोगे कि कस्तूरबा देवी हमेशा गांधी जी के अंत तक साथ रही। अब गांधी जी के शिक्षा, गांधी जी बचपन में कहाँ पढ़े वह जानेंगे। गांधी जी की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूर्ण करने के पश्चात राजकोट से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर आप वकालत करने इंग्लैंड चले गए। गांधी जी इंग्लैंड गए वकालत करने के लिए। वकालत करके लौटने पर वकालत प्रारंभ की। एक मुकदमे के दौरान आपको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। देखो, गांधी जी प्राथमिक शिक्षा, जो भी शिक्षा थी वो पोरबंदर, एवं माध्यमिक शिक्षा थी वह उन्होंने राजकोट में ली। तत्पश्चात इंग्लैंड में 3 साल के लिए वह वकालत करने के लिए गए थे और वहां से वह बैरिस्टर बनकर आए थे। अब जो भी एक मुकदमा था, उसके लिए उनको जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका। हाँ, तो वहां उन्होंने क्या देखा, उनके साथ ऐसे व्यवहार हुआ कि देखिए क्या हुआ। उन्होंने देखा वहां पे कि भारतीयों के प्रति गोरे शासकों की असमानता उन्होंने देखी। हाँ, और उन्होंने क्या देखा, हृदयहीनता देखी। गांधी जी के पास दक्षिण अफ्रीका जब गए तो उनके पास ट्रेन की प्रथम श्रेणी की टिकट थी, अर्थात फर्स्ट क्लास की टिकट होते हुए भी उनको सिर्फ वह रंग से अश्वेत थे, इसलिए उन्हें पिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर जबरन, हाँ, सामान सहित उनको फेंक दिया। हाँ, देखो एक व्यक्ति को कितना अपमान जैसा लगता है। तो यह देखकर, हाँ, भारतीयों की विदेश में यह दुर्दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। हाँ, तो उनको ये देखा नहीं गया। तो इस तरह से वह अपनी जो भी बैरिस्टर जो बने, वह वो इंग्लैंड से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, जवाब दीजिए। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी पहले कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? एक मुकदमे के दौरान आपको दक्षिण अफ्रीका का जाना पड़ा। कहाँ गए थे? नहीं, वो नहीं आएगा। वो अपने वकालत बैरिस्ट्री करके वो एक वकालत के लिए गए थे, वहां पढ़ने नहीं गए थे। लेकिन पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इंग्लैंड गए थे। हाँ, और पूरे वाक्य में बताओ। गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए थे। बहुत बढ़िया बेटा। अब गांधी जीवन के आदर्श, गांधी जी ने क्या कार्य किए वह हम देखेंगे। हाँ, 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया।
जिससे गोरी सरकार यानी अंग्रेज सरकार हिल गई। उन्होंने सोचा अरे ऐसा भी हो सकता है। इनके नेतृत्व में जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। सन 1930 में नमक सत्याग्रह तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाए गए। अंग्रेजों ने अनेक बार इन्हें बंदी बनाया तथा जेल में बंद कर दिया। देखो क्या है, अभी देखिए कैसे असहयोग आंदोलन 1921 में असहयोग आंदोलन, क्योंकि भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम, परतंत्रता थी। किसी को भी ये परतंत्रता पसंद नहीं आती है। तो इसी कारण गुलामी से स्वतंत्र होने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में की शुरुआत की। अभी इस आंदोलन में क्या हुआ, इस आंदोलन में जो भी अपने भारतीय थे जो सरकारी नौकरी करते थे, उन्होंने क्या किया, सरकारी ऑफिस में जाना बंद कर दिया, मतलब ऑफिस में काम करना बंद कर दिया। शिक्षकों जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाती थी तो पढ़ाते थे, उन सभीयों ने शिक्षकों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर दुकानें बंद हो गई। हाँ, और इस तरह से असहयोग आंदोलन में जनता ने बहुत सहयोग किया और विदेशी वस्तु, हाँ, जैसे कपड़ा आदि का भी क्या निषेध किया। उसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो 1930 में, इसे नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च भी कहते हैं। अंग्रेजों नमक कोई भी व्यक्ति नमक बना नहीं सकता था, मतलब नमक ऐसी वस्तु थी एकदम जो सभी लोग हम इसका उपयोग करते हैं, कोई बना नहीं सकता था ना बेच सकता था। सामान्य जनता अगर उसे खरीदना चाहे तो उसके ऊपर टैक्स कर लगता था। तो ये सब बातें बहुत ही अमानवीयता की थी, इसीलिए गांधी जी ने उसका विरोध किया और वो विरोध उन्होंने नमक सत्याग्रह के द्वारा किया। और उन्होंने, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा की। ये दांडी तक पद मतलब साबरमती से दांडी तक जाने के लिए गांधी जी को 21 दिन लगे। तो 21 दिन तक गांधी जी चलते रहे और गांधी जी ने नमक आंदोलन सत्याग्रह द्वारा भारत के जो भी जनता को बहुत ही सहयोग किया। इसके आगे भारत छोड़ो आंदोलन, यह 1942 में, यह देश अंग्रेजों शासकों का नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन उनको अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि ये देश आपका नहीं है। हाँ, तो इसीलिए अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किया। मतलब पूरे भारत में एक लहर सी आ गई थी कि अब हम गुलाम नहीं रह सकते, अभी हमें स्वतंत्रता चाहिए ही। और इस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन किए। और उस समय उनको कई बार अंग्रेज सरकार ने जेल में बंदी भी बनाया और जेल में बंद किया, और ऐसे भी बंदी, मतलब एक कमरे में उनको रखते थे, तो बंदी भी बनाया और कभी कभी ज्यादातर उनको जेल में बंद कर दिया। चलो अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, गांधी जी ने कौन से आंदोलन किए? गांधी जी ने कौन से आंदोलन किए? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन। हाँ, मतलब गांधी जी ने 3 आंदोलन किए। बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू टीचर। परंतु अंत में अंग्रेजी सरकार को अंग्रेजी सरकार को बड़ा
परंतु अंत में अंग्रेजी सरकार को भारत छोड़ना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता मिली। देश के विभाजन के समय हिंसा रोकने के लिए गांधी जी ने उपवास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए कार्य किया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं तथा खादी के उपयोग पर भी विशेष बल दिया। गांधी जी भारत में राम राज्य देखना चाहते थे। महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में मृत्यु हो गई थी। अब हम देखेंगे कि कभी हमारा देश कौन से दिन आजाद हुआ था। गांधी जी महान समाज सुधारक थे। उन्होंने 1500 अगस्त में गांधी जी ने इतने आंदोलन किए थे, उसके कारण 1500 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करके गए, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के जो एकता थी उसको खंडित किया। उन्होंने उनके बीच में द्वेष भावना उत्पन्न की और इसी के कारण पार्टीशन हुआ। एक अखंड भारत जो अपना है उसका विभाजन हुआ और पाकिस्तान देश बना, तो इस अलग देश बना। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य, जो नहीं करना चाहिए वैसा कार्य अंग्रेज सरकार ने अपनी रणनीति से किया। भारतीय संस्कृति में अछूत एवं भेदभाव की परंपरा जो थी, जो उसको नष्ट करना चाहते थे। मतलब यहाँ पे भी क्या है, जो निम्न वर्ण के वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अपने भारत में भी भेदभाव किया जाता है। तो उनके उद्धार के लिए गांधी जी ने अछूत शब्द निकाल के, ऐसे जो निम्न वर्ग के जो वर्ण के लोग हैं, उनका अछूत शब्द को निकाल के उन्हें हरिजन नाम दिया। ऐसे वर्ण को हरिजन नाम दिया। हरिजन अर्थात भगवान के लोग। नाम देकर निम्न जाति के प्रति भेदभाव की परंपरा को नष्ट करना चाहा। और गांधी जी ने स्वदेशी वस्तु का उपयोग करने के प्रति भी उन्होंने हमेशा प्रेरित रहे हैं। गांधी जी समाज सुधारक थे। सादगी और स्वच्छता एवं आत्मनिर्भरता पर अधिक भार दिया। तो इस तरह से गांधी जी स्वदेशी वस्तु के ऊपर भी, स्वदेशी वस्तु अर्थात जो भी भारत में बनी वस्तु को खरीदना है, विदेशी वस्तुओं को खरीदना नहीं है। और खादी का उपयोग करना है। बाहर के कोई भी कपड़े जो आते थे, विदेशी कपड़ों का विरोध किया। और इस तरह से भारत को स्वर्ण युग अर्थात गांधी जी भारत में स्वर्ण युग राम राज्य देखना चाहते थे। ऐसे महान नेता जो महात्मा गांधी जी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में मृत्यु हो गई। तो प्रश्न पूछ रही हूँ, भारत देश को स्वतंत्रता कब मिली? भारत देश को स्वतंत्रता कब मिली? हम स्वतंत्रता दिन कब, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत
स्वतंत्रता हुई थी। हाँ, भारत की स्वतंत्रता, स्वाधीनता भारत को मिली थी। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? गांधी जी की मृत्यु कब हुई? नीचे पढ़िए, देखिए लिखा है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। हाँ, 1948 को कहाँ पे हुई? दिल्ली के बिरल मंदिर में मृत्यु हो गई। हाँ, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में हुई। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या जाना गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी एक महान सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा तो कर लिया, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही उनका देहांत हो गया था। गांधी जी ने शारीरिक श्रम के लिए भारतवासियों को प्रेरित किया और एक साधारण जीवन जीने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी संसाधनों की व्यवस्था भी करने के लिए कहा। गांधी जी एक महान सुधारक थे। हाँ, समाज के सुधारक थे। हाँ, उन्होंने सादगी को अपनाया था, और उनका ये समाज सुधारक, उनकी क्या इच्छा थी कि सभी व्यक्ति सादगी में रहे, स्वच्छता, पूरे भारत में स्वच्छता हो, और एवं भारत आत्मनिर्भर बने ताकि कोई भी वस्तु है हमें विदेश से लेनी ना पड़े। शारीरिक श्रम के लिए उन्होंने मेहनत करना, अर्थात अपना कार्य स्वतः करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। हाँ, सादा जीवन और उच्च चरित्र हाँ रखना है, यह सिखाया। आत्मनिर्भर अर्थात विदेश से कोई भी वस्तुओं की खरीदी नहीं करना है, आवश्यक सभी वस्तुएं भारत में बने और जन स्वदेशी वस्तुओं खरीदकर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। बाहर मतलब हमें आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया। अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, देखो, गांधी जी ने भारतवासियों को किसके लिए प्रेरित किया? गांधी जी ने शारीरिक श्रम, हाँ, सब खुद का काम खुद करना है। देखो गांधी जी ने कहा, हाँ, शारीरिक श्रम के लिए, कौन बताएगा, फिर से बताएगा? शारीरिक श्रम। हाँ हाँ, बोलो बेटा। श्रम के लिए गांधी जी ने भारतवासियों को किसके लिए प्रेरित किया? और एक साधारण जीवन के लिए गांधी जी ने भारतवासियों को प्रेरित किया। हाँ, गांधी जी ने देखो, गांधी जी ने शारीरिक श्रम के लिए, साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। बहुत अच्छे बेटा। महात्मा गांधी जी ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनने के लिए, हाँ, महात्मा गांधी जी ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनने के लिए और स्वदेशी सामान को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जिससे भारत उन्नति कर सके। इसलिए गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है ना। देखो, गांधी जी को हमें पूर्ण स्वतंत्रता
जन जागृति, क्योंकि अगर स्वतंत्रता लोग चाहे तो ही जन जागृति आ सकती है, और जन जागृति हुई तो अपना देश कभी भी फिर से गुलाम ना बने। इसीलिए जागृत किया, भारत में बनी हुई वस्तु का उपयोग करने के लिए भी गांधी जी ने जोर दिया। अब प्रश्न में पूछती हूँ, गांधी जी ने लोगों को किसके लिए प्रेरित किया? गांधी जी ने लोगों को किसके लिए प्रेरित किया? गांधी जी ने लोगों को स्वदेशी वस्तु एवं स्वदेशी वस्तु और क्या है, स्वदेशी वस्तु और स्वतंत्रता बनने के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी वस्तु और स्वतंत्र बनने के लिए प्रेरित किया। अर्थात के कोई भी व्यक्ति कभी गुलाम ना बने और स्वदेशी वस्तु अपना कर ही अपना भारत देश उन्नति के रास्ते पर चढ़ सकता है। ये देखो, ये जो आंदोलन किए हुए थे गांधी जी ने, ये सभी आंदोलन है। इसमें रविंद्रनाथ, दूसरा जो चित्र है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी आंदोलन किए हुए उनमें शामिल हुए हैं। नीचे का है दांडी मार्च, हाँ, नमक सत्याग्रह दिख रहा है। ये पूरा देखो किस तरह से उस समय में, ये सब रियल फोटोज है, उस समय में किस तरह से गांधी जी को सभी का सहयोग था, ये हम ये देख रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे थे अपने महान नेता महात्मा गांधी जी। और अब हम गृह कार्य लेंगे। आप लोग ये गृह कार्य लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध लिखिए। ठीक है, यह आपका गृह कार्य है। एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध लिखिए। धन्यवाद।